हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लक्ष्मण सिंह गौड़ और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद लक्की पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात के टॉपिक को शुरू किया था और उसमें हमने त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझी थी। आज हम समकोण त्रिभुज के बारे में डिटेल में समझेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएँ होती हैं। चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो हेडिंग लगा लेते हैं, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा को समझेंगे। तो समकोण त्रिभुज कैसे कहते हैं किसको है? वह त्रिभुज, परिभाषा में आप देखना, वह त्रिभुज जिसका केवल एक कोण समकोण, अर्थात समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें समकोण त्रिभुज की आकृति। समकोण त्रिभुज की आकृति आपको बनानी किस तरीके से है। समकोण त्रिभुज जब भी बनाते हो तो हमें ध्यान रखना है कि लाइन बिल्कुल ही आपको सीधी बनानी है और यहाँ पर इस तरीके से आपको 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये लाइन बनानी है। ये आपका त्रिभुज होगा ए, ये बी और ये सी। यहाँ पर ये 90 डिग्री का निशान होगा। अब प्रश्न ये आता है कि मैं बार बार ये क्यों कहना है कि केवल एक कोण समकोण होना चाहिए। अगर दो कोण हो गए तो क्या हो गया? अगर मैं यहाँ पर दो कोण समकोण ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। जबकि हमें त्रिभुज की एक विशेषता पता हो जाती है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो गया तो फिर तीसरा कोण कहाँ गया? उसका अस्तित्व, तो इस तरह के त्रिभुज का अस्तित्व संभव नहीं होता है। अब बात करते हैं कि हम इस समकोण त्रिभुज के बारे में, इसकी क्या विशेषता क्या होती है। हमने तो कभी कोई विशेषता इसकी देखी नहीं है, बहुत सी इसकी विशेषता इसमें होती है। सबसे पहली विशेषता इसके बारे में आप समझिए, समकोण त्रिभुज की विशेषताएं। विशेषताओं के अंदर जब आएगा तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट जो आएगा, समकोण त्रिभुज अपने आप में एक विशिष्ट त्रिभुज होता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा को कुछ न कुछ नाम होता है। जैसे आपको पता हो, इस वाली भुजा को मैं कर्ण कहता हूँ, इस वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, इस वाली भुजा को हम आधार कहते हैं। तो सबसे पहला एक पॉइंट में हमें मिल गया कि समकोण त्रिभुज अपने आप में एक विशिष्ट त्रिभुज होता है, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा का कुछ न कुछ नाम होता है। जैसे कर्ण, लंब, आधार। फिर प्रश्न ये आ जाता है कि कर्ण हम किसको कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में समकोण या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा होती है वो भी कर्ण होती है। तो इसी का दूसरा पॉइंट, कर्ण किसको कहते हैं? कर्ण समकोण त्रिभुज में समकोण या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है तथा इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इसी के अंदर इसका तीसरा टॉपिक आ जाता है अपना, यानी तीसरा पॉइंट इसकी विशेषता के तौर पर। जब भी आपको कहे कि एक समकोण त्रिभुज है तो इसके अंदर एक प्रमेय हमेशा आपको फ्री मिलती है।
फ्री मिलती है उस प्रमेय का नाम होता है बोधायन प्रमेय, और बोधायन प्रमेय को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो आप इसमें तीसरा पॉइंट लिखोगे, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में बोधायन, जिसी का एक दूसरा नाम और होता है पाइथागोरस प्रमेय, हमेशा लागू होती है। आप ये समझ सकते हो ये आपके साथ हमेशा फ्री होती है। अब ये पाइथागोरस का प्रमेय होता क्या है, इसको आप कह सकते हो, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय का मतलब, बोधायन प्रमेय का मतलब कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। इस त्रिभुज के आधार पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो कर्ण आपके एसी वाली भुजा हो गई। प्रश्न आता है ये क्यों है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को मैं कर्ण कहता हूँ, इसीलिए यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा AC इसका होल स्क्वायर, आधार के तौर पर यहाँ पर ये आ जाएगा BC इसका होल स्क्वायर, और लंब के लिए मेरे पास आ जाएगा AB इसका होल स्क्वायर। चौथा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा जो बाकी के कोण बच गए वो कौन से कोण हैं। हमने भी अभी पढ़ा था कि कोण कुछ अलग तरीके से होते हैं कि न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है, समकोण होता है। तो यहाँ पर समकोण के अतिरिक्त दो कोण हमारे पास बच गए। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब एक कोण मेरे पास 90 डिग्री का रहा तो बाकी के दो कोण क्या हो गए, मेरे पास दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब जब दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो बाकी के दोनों जो कोण है यानी प्रत्येक का कोण मान निकाल वो 90 से तो कम ही रहेगा। इस आधार पर इन दोनों कोणों को हम न्यून कोण कह सकते हैं। तो आप कह सकते हो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में न्यून, समकोण त्रिभुज में समकोण के अतिरिक्त या समकोण के अलावा शेष कोण न्यून कोण होते हैं। और लास्ट और आपका पांचवा पॉइंट, यही न्यून कोण क्या होता है, पूरक कोण भी कहलाते हैं। अब प्रश्न आता है ये पूरक कोण क्या होता है, तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसमें हम लिख लेते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हो शेष दो न्यून कोण पूरक कोण कहलाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि पूरक कोण क्या होता है, तो उसके बारे में आप समझ लेते हैं अच्छे से। वह दो कोण या वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं ये कहता हूं कि आप बताओ कि 10 डिग्री का पूरक कोण क्या है, कि 10 डिग्री का पूरक कोण। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचना है कि 10 डिग्री में मैं कौन सा कोण जोड़ूँ कि ये 90 डिग्री बन जाए। तो इसमें पता चल रहा है कि 10 डिग्री में अगर मैं 80 डिग्री जोड़ता हूँ तो वो 90 बन जाता है। तो 10 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा आपका 80 डिग्री। इसी तरीके से अगले अगर बात करता हूँ कि चलो बताइए मुझे 40 डिग्री का पूरक कोण, तो 40 डिग्री में मैं क्या जोड़ूँ कि ये 90 डिग्री हो जाए। तो आपको पता चल रहा है 50 डिग्री, तो ये आपका पूरक कोण हो जाएगा। ये आपके समकोण त्रिभुज की मुख्य विशेषता होती है। तो अब ये समकोण त्रिभुज, अगर आपको कोई कहता है कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है तो ये 5 चीज़ें आपको मिल जाती हैं। पहले अगर आपको ये चीज़ नहीं पता थी तो अब आपको व्यवस्थित रूप से आपको ये चीज़ पता हो जानी चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर एक विशिष्ट त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा का कुछ न कुछ नाम होता है। दूसरा जो कि कर्ण होती है वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। तीसरी चीज़ हमारे पास ये आती है कि इस त्रिभुज के अंदर एक प्रमेय हमेशा मिलता है, यानी वो फ्री कह सकते हो कि समकोण त्रिभुज आ गया तो ये प्रमेय इसके साथ होगा ही होगा। वो होगा आपका बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय, जो कि होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तीसरी चीज़, समकोण के अतिरिक्त जो बाकी के कोण बचे वो न्यून कोण होते हैं। इसके अलावा इन न्यून कोणों का पूरक कोण भी कह सकते हो,
क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके दोनों कोणों का योग 100 जो होता है वो 90 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज जो हमें यहाँ पर दे रखा है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसकी बात अगर मैं करता हूँ तो कोण बी का मान तो 90 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पर a प्लस कोण सी और b की जगह पर मैं मान लिख लेता हूँ 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इस 90 डिग्री का हम उधर क्या करते हैं? पक्षांतर कर देते हैं। तो आपको पता है कि पक्षांतर जब किया जाता है, जब भी कोई प्लस वाली संख्या होती है, यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है, तो उसके निशान में बदलाव हो जाता है। प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो इस आधार पर ये हो जाएगा कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री, और इस आधार पर मैं इनको पूरक कोण कहता हूँ। साथ ही साथ आप इनको न्यून कोण भी कह सकते हो। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की, कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है और उसको किस तरीके से आपको समझना है। समझ लेते हैं। इस समकोण त्रिभुज को समझने के बाद अब त्रिकोणमिति अनुपात आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात तो परिभाषा में सबसे पहले यही आएगा इसके अंदर कि समकोण त्रिभुज में, सबसे पहले इसके अंदर आ गया है समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के सापेक्ष, न्यून कोणों के सापेक्ष इसकी संगत भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। अब प्रश्न में देख लीजिए आप क्या कह रहा है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के सापेक्ष इसका का मतलब होता है समकोण त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। यहाँ पर जो हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं और साथ ही साथ त्रिकोणमिति अनुपात में कौन कौन से अनुपात होते हैं, तो त्रिकोणमिति अनुपात में आपके पास आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में भी ये भी आप अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले नोट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको नोट करते हुए बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपको इसमें पहले से समझ लेनी है कि अगर मैं साइन थीटा दे रखा है और उसको ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइन और गुणा और थीटा, तो ये आपका गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि अपने आप में ये जो पूरा साइन थीटा मिलकर एक परिभाषित शब्द बन रहा है। अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो ये कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ वर्ण है जो आपस में मिलकर कुछ शब्द का निर्माण कर रहे हैं, कोई परिभाषित शब्द नहीं बना रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये आती है, फर्स्ट तो आपके पास ये हो गया। सेकंड चीज़ जो इसके सामने आपके पास आती है वो ये हमें मिलती है कि समकोण त्रिभुज के अंदर, इसके अंदर त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति अनुपात के लिए लंब तथा आधार परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील होने का मतलब होता है कि फिक्स नहीं होते हैं, ये बदलते रहते हैं। और यह न्यून कोणों की स्थिति पर, न्यून कोणों की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यह आपका त्रिकोणमिति अनुपात कहता है।
अब हम बात करते हैं कि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति अनुपात को एक समझ लेते हैं, तो ये एक नहीं समझना है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हम पूरे एक स्कूल की बात करते हैं, एक स्कूल के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं, बहुत सारी कक्षाएं होती है, तो जो स्कूल हमारा होगा वो होगा त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति अनुपात कोई भी एक क्लास हो सकती है, जैसे अपनी 10th क्लास हो गई है, 9th क्लास हो गई, 11th हो गई, 12th हो गई, तो वो त्रिकोणमिति अनुपात को प्रदर्शित करता है। तो जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो त्रिकोणमिति का एक भाग है। इसका मतलब ये उसका एक छोटा सा रूप है, उसके बारे में अलग अलग विभाजन करते हुए हम समझ सकते हैं। अब त्रिकोणमिति अनुपात को लिखने का तरीका वो हमें अब अच्छे से समझना है। समझ लेते हैं हम त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। ये तो इसकी परिभाषा क्लियर हो गई है। अब हम लिखते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात आपको लिखना कैसे है। तो जैसे हमारा प्रश्न आ जाता है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री हो तो न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात लिखिए। ये अपना प्रश्न है। तो जब भी आपके पास इस तरह का प्रश्न आता है, दो चीज़ों को आपको नोटिस करना है। सबसे पहले कि 90 डिग्री का कोण कहाँ पर बन रहा है। दूसरी चीज़, किसके सापेक्ष आपको इसका त्रिकोणमिति अनुपात लिखना है। ये दो चीज़ें अगर आप अच्छे से नोटिस कर लेते हो तो अनुपात लिखने में कभी भी कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम अपना चित्र बना लेते हैं समकोण त्रिभुज को। आप सभी को पता है समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से बना होता है। ये हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं। इस समकोण त्रिभुज के अंदर आपको पहले इनका नाम लिखना है। ये समकोण बनता है, ये फिक्स है, बी बिंदु पर बोला गया है, ये हमने बी लिख लिया। अब इसके बाद में ए और सी आप दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो और इसको भी लिख सकते हो। तो हम लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं ए और ये आपका हो जाएगा सी। अब हमें त्रिकोणमिति अनुपात लिखने से पहले इनकी भुजाओं के बारे में अच्छे से समझ रखनी है। हमें ये कह रहा है न्यून कोणों के सापेक्ष। अब हमें भी पता है 90 डिग्री के अलावा बाकी के जो बचे हुए कोण है वो न्यून कोण, यानी इसका मतलब जो त्रिकोणमिति अनुपात है ए के अनुसार भी लिखा जा सकता है और सी के अनुसार भी लिखा जा सकता है। तो पहले मैं ए के अनुसार त्रिकोणमिति अनुपात लिखता हूँ। तो आप लिखोगे न्यून कोण, ये कोण का निशान होता है, न्यून कोण पहले लिख लेते हैं। चलो, न्यून कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात। जब भी आपको त्रिकोणमिति अनुपात लिखना हो तो सबसे पहले इनकी तीनों भुजाओं को अच्छे से परिभाषित कर लो कि कर्ण कौन सी भुजा है, लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। कर्ण में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। समकोण त्रिभुज देखा, समकोण जहाँ बन रहा है उसके सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होगी। ये मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो कर्ण को मैं क्या करता हूँ, के से प्रदर्शित कर लेता हूँ ताकि मैं उसको सिंबल के तौर पे प्रदर्शित कर सकूँ। और यहाँ पर ये वाली भुजा AC आपका कर्ण होगा। कारण इसके पीछे क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अगला हमारे पास आता है लंब। लंब को हम क्या करते हैं, L से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें हमें ध्यान रखना है, अभी हमने बोला है कि त्रिकोणमिति अनुपात के अंदर लंब और आधार परिवर्तनशील होते हैं, यानी फिक्स नहीं होते, वो न्यून कोण की स्थिति पर निर्भर करते हैं। अभी मैं लिख रहा हूँ न्यून कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात, तो इसका मतलब ए के सामने वाली भुजा ये आपका बनेगा लंब, ये बनेगा आपका कर्ण। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लंब आपका हो जाएगा BC। और अब आधार के बारे में मैं क्या कारण बताऊँ। अब जनरली हम सभी को पता है एक त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है। 2 भुजाओं को अगर मैंने अच्छे से परिभाषित कर लिया तो तीसरी जो भुजा बच जाएगी वो आपका आधार हो जाएगा। तो इसके लिए आधार के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पर आधार। आधार को मैं A से प्रदर्शित कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा AB। इसको एक बार वापस अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि भुजाओं में कन्फ्यूजन होता है, बाकी सारी चीज़ें तो बड़ी आसानी से लिखी जा सकती हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। जिस त्रिकोणमिति अनुपात, जिस कोण के सापेक्ष में त्रिकोणमिति अनुपात लिख रहा हूँ उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। 2 भुजाएं परिभाषित हो जाती है, उसके बाद में जो लास्ट वाली भुजा बचेगी वो आपका आधार होगा। अब इसमें भी एक हिंट होता है लिखने के लिए कि कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात किस तरीके से लिखा जाएगा। उसके लिए हमारा हिंट होता है, सदाबहार है ये, लाल बट्टा कक्का। ये पढ़ने के लिए लाल बट्टा कक्का, लेकिन वास्तविकता में यहाँ पर L का मतलब लंब से है,
ए का मतलब आधार से और के का मतलब कर्ण से। ये पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है लंब बटा कर्ण, वो साइन थीटा को प्रदर्शित करता है। आधार बटा कर्ण कॉस थीटा को प्रदर्शित करता है। लंब बटा आधार टैन थीटा को प्रदर्शित करता है। इसका उल्टा आधार बटा लंब कॉट थीटा को प्रदर्शित करता है। कर्ण बटा आधार सेक थीटा को प्रदर्शित करता है। कर्ण बटा लंब ये हमारे कोसेक थीटा को प्रदर्शित करता है। चलो हम अनुपात लिखना शुरू करते हैं। ये जो न्यून कोण है वो थीटा की जगह पर आ जाएगा। तो अब सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो होगा साइन ए। अब साइन ए के लिए हमारे पास सीधा सा है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास जो आया हुआ है वो है BC, कर्ण हमारे पास जो दे रखा है वो है AC। तो ये पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास हो गया। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कॉस A की बात करते हैं हम। कॉस A के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार हमारे पास A और कर्ण हमारे पास ये रहा। भुजाओं को हमने पहले से परिभाषित कर लिया है, तो देखते हुए हमें यहाँ पे लिखना है आधार की जगह पर आपके पास आ जाएगा AB और कर्ण की जगह पर आपके पास आ जाएगा AC। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात मेरे पास आएगा tan A, क्योंकि A के सापेक्ष में लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा tan A। उसके लिए हमारे पास आ जाएगा लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब हमारे पास इसके अंदर है BC, आधार हमारे पास इसके अंदर है AB। फिर अगला त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा मेरे पास cot A। cot A के लिए मैं लिखना चाहूँ आधार बटा लंब। तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। आधार की जगह पर मेरे पास आ जाएगा AB और लंब की जगह पर मेरे पास आ जाएगा BC। अगला फिर आएगा मेरे पास sec A। इसका त्रिकोणमितीय अनुपात होगा कर्ण बटा आधार। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण की जगह पर आ जाएगा मेरे पास AC और आधार की जगह पर मेरे पास आ जाएगा इसके अंदर ये रहा AB। लास्ट मेरे पास आएगा cosec A। वापस इसके अंदर आते हैं तो ये कर्ण बटा हो जाएगा लंब। कर्ण हमारे पास होगा AC और लंब हमारे पास हो जाएगा इसके अंदर BC। अभी तक जो हमने ये त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं वो सिर्फ किसके अनुसार है, न्यून कोण A के अनुसार है। लेकिन हमें ये कह रहा है न्यून कोणों के सापेक्ष, इसका मतलब जो एक न्यून कोण और बच गया C, उसके सापेक्ष भी हमें इसका अनुपात लिखना पड़ेगा। तो न्यून कोण C के अनुसार लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ न्यून कोण C के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे भी मैं एक समझाने के लिए, वैसे तो एग्जाम में या प्रश्न आता है तो वापस चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक बार वापस चित्र बना रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ये आप वापस वही चित्र उसी तरीके से बनेगा। समकोण तो अपनी स्थिति बदलने वाला है नहीं, लेकिन अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, किस चीज़ का रखना है, न्यून कोण की स्थिति अब हमारे यहाँ पे बदल गई है। न्यून कोण की स्थिति पहले A की जगह हो गई है हमारे पास C। तो आपको पता है कि अब इसके अंदर सबसे पहले तो मुझे कर्ण को परिभाषित करना है। कर्ण के लिए आप सभी को पता है कर्ण को मैं K से प्रदर्शित करता हूँ, लेकिन इसमें फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा मेरी कर्ण होगी। तो ये अब मेरा हो जाएगा कर्ण। तो ये वापस यहाँ पर आ जाएगा AC। फिर होगा लंब। लंब के लिए मैं L का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अब इसमें क्या हो रहा है कि न्यून कोण कौन सा है मेरा, न्यून कोण मेरा है C। तो C के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। अब C के सामने वाली भुजा मेरे पास है AB। और फिर लास्ट में मेरे पास आएगा आधार। अब पहले ही मैंने आपको बताया था किसी त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है, 2 भुजाओं को मैंने परिभाषित कर लिया। तो लास्ट वाली जो भुजा बचेगी वो मेरा आधार होगा, जो कि होगा BC। तो ये जो हो जाएगा मेरा लंब और ये मेरा हो जाएगा आधार। तो इस टॉपिक के अंदर आपको जो मेन समझने वाली चीज़ है वो न्यून कोण को ध्यान में रखना है। न्यून कोण जैसे ही बदला आपका लंब और आधार भी बदल जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने के लिए जो हिंट है वो इसी हिंट का आपको इस्तेमाल करना है। तो अब मैं यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहा हूँ जैसे साइन C के बारे में। सूत्र मेरा नहीं बदलने वाला है, सूत्र वही रहेगा लंब बटा कर्ण। ये रहा हमारे पास लंब। अब हमारे पास यहाँ पर है AB और कर्ण हमारे पास है AC। तो ये कोण के अनुसार मेरा यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात में थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बदलाव हो गया है, क्योंकि लंब और आधार इसमें बदल गए। अगला अगर बात करता हूँ cos C की, सूत्र वही रहेगा आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर आ जाएगा आधार, यहाँ पे होगा कर्ण। आधार की जगह पर मेरे पास आ जाएगा BC और कर्ण की जगह पर मेरे पास आ जाएगा AC।
अगला जो मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो होगा मेरे पास tan c। tan c के अंदर मेरे पास वापस वही लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। लंब की जगह पर मेरे पास मान आ जाएगा AB का और आधार की जगह पर मेरे पास मान आ जाएगा BC का। फिर मेरे पास आ जाएगा cot c। cot c के लिए वापस वही इसी का इस्तेमाल करना है, आधार बट्टा लंब। आधार यहाँ पर आ जाएगा, लंब यहाँ पर हो जाएगा। आधार हमने कौन सी भुजा मानी थी? BC। लंब हमने माना था AB को, वो यहाँ पर हमने लिख लिया। अगला आ जाएगा हमारे पास sec c। ये यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर उसका हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। ये हमारा कर्ण, ये रहा आधार। इसके अनुसार हम लिखेंगे तो कर्ण हमारे पास है AC और आधार हमारे पास है BC। और लास्ट हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा cosec c। वापस वही सूत्र, कर्ण बटा लंब। कर्ण इसके अंदर हमारी भुजा है AC और लंब हमारे पास भुजा है इसके अंदर AB। तो आपने एक ही समकोण त्रिभुज के अंदर जो त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं, दोनों के अंदर आप बड़ी स्पष्टता से देख रहे हो, जैसे ही अपने न्यून कोण की स्थिति बदली तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी बदल गए हैं। तो हमें इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ को समझना है, जब भी हम चित्र बनाते हैं दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, समकोण कहाँ पर बन रहा है और न्यून कोण की स्थिति कहाँ पर हो रही है। दूसरी चीज़ इसमें ये याद रखनी है, जैसे ही न्यून कोण की स्थिति मेरी बदलेगी लंब और आधार भी बदल जाएगा। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छा लगा, आपको अच्छे से समझ में आया है और अगर आपको किसी तरह की कोई कमी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो बेल आइकन को हिट ज़रूर करें ताकि इससे रिलेटेड जो भी मैं नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।